झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन में विधायकों ने कई सवाल उठाए। ममता देवी ने मामला उठाया कि विधायकों की पूछ नहीं रह गई है। वहीं सरयू राय ने फार्मेसी काउंसिल में अवैध नियुक्ति का मामला उठाया। तो उसके बाद जयराम जब सामने आए तो उन्होंने युवाओं के मुद्दों को लेकर खूब जमकर सदन में अपनी बात रखी और गरजते हुए अपनी बातों को रखा। उन्होंने जेएसएससी एग्जाम के साथ साथ उत्पाद सिपाही नियुक्ति जो 2018 से अटकी हुई है उसे लेकर भी सवाल उठाए। और क्या कुछ हुआ दिन भर, इस पर हम चर्चा करेंगे। करिश्मा हमारे साथ हैं और मदन भी हमारे साथ हैं। करिश्मा, आज शनिवार था, सदन की शुरुआत भी सुबह जल्दी हो गई, लेकिन मुद्दे बहुत सारे उठे। तमाम विधायकों ने जन मुद्दों को उठाया और जिनके जिनके सवाल थे वो भी उठे। और जयराम महतो ने बाद में युवाओं से जुड़े मुद्दों को काफी बेहद असरदार और गंभीर तरीके से उठाया। जी उदय, देखिए झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सभी विधायकों की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि अपने क्षेत्रों का मुद्दा उठाए या फिर अपने जनहित के मुद्दे जो है वो उठाए ताकि सदन के पटल पर उनकी आवाज गूंजे। और देखिए लगातार आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जयराम महतो जो डुमरी से विधायक है वो अपनी बातों को सदन के पटल पर रखते हैं, चाहे वो युवाओं के हित की बात हो, रोजगार की बात हो। और आज इसी तरीके से क्योंकि उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर लगातार आपने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने, और ये कहा जा रहा है कि 44 साल से राज्य में उत्पाद सिपाही की परीक्षा नहीं हुई है और इस बार 22 मार्च को परीक्षा होनी थी, लेकिन इस तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है और अभ्यर्थी भी काफी परेशान है। उनका कहना है कि दौड़ तो हो गई है, 2018 में पहली बार विज्ञापन आया, फिर 2023 में विज्ञापन आया और अब तक परीक्षाएं जो है वो नहीं ली गई है। तो अभ्यर्थी भी परेशान है और लगातार हर एक विधायक से जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हमने जयराम महतो से सवाल किया कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा की तिथि जो है वो लगातार एक्सटेंड हो रही है। तो उनका कहना है कि 14 अप्रैल को चूंकि अंबेडकर जयंती है, ऐसे में बच्चों को कैसे परीक्षा ली जाएगी, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार को संशोधन करने की जरूरत है तिथि को लेकर। दूसरी ओर आपने देखा कि कई ऐसे मुद्दे हैं। नल जल योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया है कि नल जल योजना में घोटाला हुआ है। हालांकि जो संबंधित मंत्री है योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने आंकड़ों के साथ सदन के पटल पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि केंद्रांश जो है वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से काम बीच में ही रुक जाता है। राज्य सरकार के पास जितने फंड होते हैं राज्य सरकार उसको रिलीज कर काम करती है। हालांकि देखिए आज जयराम महतो ने कटौती प्रस्ताव लाया था और लगातार योगेंद्र प्रसाद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके पंचायत में जो आप बोल रहे हैं कि वहां पर हैंडपंप की जरूरत है तो हैंडपंप फिर नहीं लगेगा। हालांकि देखिए आज जयराम महतो ने कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिया है और उनका कहना है कि जो मैंने मांग रखा था मंत्री के समक्ष वो मांग पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में लूट हो रही है और 2022 में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस विषय पर पत्र लिखा था और आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सदन के पटल पर यह बात रखी और उनका कहना है कि 2022 में अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को समझ पाते कि एक्साइज डिपार्टमेंट में लूट हो रही है तो शायद आज ये हाल नहीं होता। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं। आपने ये भी देखा झरिया विधायक रागिनी सिंह जो है ये कहती हुई नजर आ रही थी कि धनबाद का एक हॉस्पिटल है जहां पर डेड बॉडी को रिलीज इस वजह से नहीं किया जा रहा है क्योंकि परिजनों की तरफ से पूरे पैसे जो है वो हॉस्पिटल को नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने एक मांग जो है वो इरफान अंसारी जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री उनके समक्ष रखने की कोशिश की थी। हालांकि देखिए रागिनी सिंह का ये दावा है कि इरफान अंसारी ने आश्वस्त किया था कि आपकी जो मांग है वो जायज है और बहुत जल्द इस पर पहल होगी और जो डेड बॉडी को रिलीज नहीं किया जा रहा था, जो 2 लाख मांग की जा रही थी, वो 2 लाख जो है वो रिवर्ट हो जाएगा, वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन लगातार जो है आज रागिनी सिंह भी कह रही हैं कि इरफान अंसारी ने ये कहा है कि 20,000 जो है वो विधायक के फंड में नहीं है तो 20,000 क्यों नहीं विधायक दे देती है, 20,000 उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ऐसे में आज रागिनी सिंह ने एक सवाल पूछा है कि आखिर मंत्री जी को जब अपने बातों पर ही भरोसा नहीं है, जब मंत्री जी आश्वासन जो देते हैं उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके का बयान देते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं रोजगार की बात हो या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट की बात हो या फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो केंद्रांश का लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से यह कहा जाता है कि केंद्रांश जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की मांग जो है लगातार विपक्ष के विधायकों की तरफ से की जा रही है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में नीरा यादव ने कहा था, जो कोडरमा से विधायक है, बीजेपी कोटे से आती है, उन्होंने कहा था यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर सरकार दे देगी कि आखिर कहां कहां खर्च हुआ है, कितने पैसे बकाए हैं और केंद्रांश अगर नहीं मिल पा रहा है तो तमाम ब्यौरा अगर
अगर राज्य सरकार देती है तो वो खुद जाएगी केंद्र सरकार के पास और खुद तमाम बातों का जिक्र करेगी कि यहां पर इतने फंड नहीं आ रहे। लेकिन उनका कहना है कि सरकार जो है लिपापोती कर रही है, केंद्रांश आ रहा है लेकिन सरकार जो है इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहा। कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। चूंकि देखिए हाल ही के दिनों में यह कहा जा रहा था कि राज्य में एलपीजी और इसके साथ ही जो पेट्रोलियम पदार्थ है इसकी किल्लत हो रही है। और ऐसे में आपने आज सुना कि सीपी सिंह जो रांची से विधायक है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में पहल कर रहे हैं ताकि भारत के लोगों को परेशानी ना हो। इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध हो रहा है, तो ऐसे में भारत के लोग क्यों झेले, इसको लेकर एक बीच का रास्ता जो है प्रधानमंत्री निकाल रहे हैं। हालांकि देखिए इरफान अंसारी ने यह कहा है कि कोई किल्लत नहीं है, लेकिन यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई किल्लत नहीं है, एक स्टॉक है हमारे पास, वो लोगों को दे दिए जाएंगे। कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं, मुद्दे चाहे केंद्र से हो, मुद्दे चाहे राज्य से हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर बराबरी से हंगामा जो है वो कर रहा था। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो आज देखने को मिला सदन में। जी मदन, 14वां दिन था और 14वें दिन भी हंगामा देखने को मिला और इसके साथ साथ एक सार्थक चर्चा भी हुई। विधायकों ने अपने अपने सवाल उठाए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी गंभीर मुद्दे उठाए गए और विपक्ष ने भी घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब महज 3 दिनों का वक्त बचा है और उसके बाद सदन ये बजट सत्र का समापन स्थगन हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो सदन के माध्यम से जरूर लाए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सदन का जो हिस्सा होता है वो प्रश्नकाल होता है। आज जो जिस तरह से लगातार ध्यानाकर्षण में कम सवाल आ रहे थे सामने, तो उसी के लिए 1 घंटे का वक्त जो है आज बढ़ाया गया था। सदन की कार्रवाई जो है 9:30 बजे सुबह से ही शुरू की गई थी कि ध्यानाकर्षण के प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके, तो वो आज हुआ। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो सदन के बाहर या भीतर टकराहट की स्थिति 2 विषयों पर बनी हुई है। एक तो जो ये डीजे को लेकर के और दूसरी तरफ एलपीजी गैस को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से आज देश के लोगों को पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव का सामना करना पड़ रहा है, गैस के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वो कई चीज़ों को लेकर के केंद्रांश की जो बात लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा कही जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज बाबूलाल मरांडी ने गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान कि पुलिस क्या करती है झारखंड में, इसका सबसे बड़ा नमूना जो है वो जेल से छूटते हैं और फिर उसके बाद वो जो है दूसरे देश को चले जाते हैं और वहाँ से एक वीडियो बनाकर या मैसेज दे करके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो इसके पीछे की साजिश को समझने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने ये कहा कि गाड़ियाँ चमचमाती दिखाने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती, बल्कि पुलिस के मनोबल को बढ़ाने से और पुलिस को छूट देने से होता है। अपराधी बेलगाम तब हुए हैं जब अपराध की घटना घट जाती है और पुलिस वहां पहुंचती है। पहले से अगर पुलिस की मुस्तैदी हो तो अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। अगर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी जाए तो उससे लगाम लगाए जा सकते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस की जाए पुलिस को, तब कहीं ना कहीं क्राइम पर रोक लगाया जा सकता है। तो कई सवालों को आज लेकर के नेता प्रतिपक्ष का जो भाषण था, जो मुख्य रूप से पेयजल विभाग के बजट थे, उस पर जब चर्चा के दौरान उन्होंने हिस्सा लिया तो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया कि हम पेयजल घोटाले की बात नहीं करना चाहते थे कि किस तरह से घोटाले हुए। 200 करोड़ रुपए तक जो है वो गड़बड़ियां सामने आ चुकी है, या फिर जो अधिकारी हैं वो गड़बड़ी में संलिप्त पाए जाते हैं तो वो ईडी दफ्तर तक पहुंचकर हंगामा करते हैं। तो ऐसे में उन्हें बचाने की कोशिश सरकार करती है। तो ऐसे में राज्य का भला कैसे होगा, और केंद्र के पैसों को लेकर के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखाएं, तभी जाकर के ये माना जा सकता है, या फिर एक श्वेत पत्र जारी करे कि किन योजनाओं में केंद्र सरकार ने कितने पैसे दिए और क्यों नहीं दिए, इसकी वजह भी सामने आने चाहिए। तो सीधे तौर पर पेयजल मंत्री जो हैं योगेंद्र महतो, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सरकार अपनी क्षमता से काम करने में जुटी हुई है। केंद्र का जिस अनुरूप हमें सहयोग मिलना चाहिए, जो हमें केंद्रांश मिलने चाहिए, वो कहीं ना कहीं जरूर नहीं मिल रहा। इस वजह से काम जो है बाधित हो रहे हैं। योजनाएं 90% तक पूरी होकर के वो अधूरे पड़े हुए हैं, उसे पूरा कर लिया जा सकता है। लेकिन केंद्रांश के पैसे अगर मिले तो फिर हम हर घर तक जल पहुंचाने में सक्षम होंगे। हमारी योजना जरूर है, लेकिन धरातल पर उतारने में हमें उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे नहीं हैं, इस वजह से काम अधूरे पड़े हुए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि
कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि आगे जिस विभाग के बजट का चर्चा होगा उस पर क्या बीजेपी इसी तरह से हमलावर होगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सवालों के माध्यम से जयराम महतो ने जिस तरह से सरकार को डेली घेरने की कोशिश की है, तो क्या वही सिलसिला जारी रहता है? रोजगार के विषय, स्थानीय मुद्दे जो हैं उसको सदन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज जो पेयजल विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव लाया गया था उसको विपक्ष ने वापस नहीं लिया, यह कहते हुए कि सभी जगह जल संकट है। लेकिन बहुमत के आधार पर ये प्रस्ताव जो है वो पास हो गए, बजट पास हो गए, लेकिन कटौती प्रस्ताव विपक्ष ने वापस नहीं लिया, तो वोटिंग करानी पड़े उनको और उसके बाद जो है वो सहमति से सदन में बजट जो है वो पास हो गया। तो ये जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष ने नाराजगी जताई पेयजल विभाग के काम से, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, हम पंचायतों में, प्रखंडों में चापा नल भी देंगे और पानी भी पहुंचाएंगे। इसके लिए सरकार तत्परता के साथ काम कर रही है। चलिए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सार्थक चर्चा भी हुई है, सवालों के समाधान भी तलाशे गए हैं और जन मुद्दों को लेकर बहस भी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाकी बचे हुए 3 दिनों में जो वक्त है उसका सदुपयोग कैसे होता है।